आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल गेन्स में, इनकम टैक्स में, सीए फाइनल में। उसमें सेक्शन 45(4) एंड 9B, इन दोनों का मोस्टली एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है सीए फाइनल में। वो टैक्सेबिलिटी ऑन फर्म पे होता है, मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो फर्म के ऊपर ही पूछता है। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं अभी इसमें सॉल्व करवा दूंगा। ये एग्ज़ाम से पहले अगर आप देख रहे हो तो आप जल्दी जल्दी देख सकते हो। ये शॉर्टकट मैंने बना रखा है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया इसके ऊपर तो शॉर्ट आप आराम से इसमें से पूरे फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। बहुत आसान है ये, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पहले पढ़ भी नहीं रखा होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे सुनते रहना, बड़ा ध्यान से सुनना। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन में आता है ना, वो ज़्यादातर वो क्या आता है, ये अगर क्वेश्चन ज़्यादातर जो होता है ना, वो देखो मैं आपको दिखाऊँ। इसमें जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो वो ये दे रखा है कि फर्म के ऊपर है, पहला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और भी है फर्म के ऊपर, देखो ये देखो आप, ये रहा फर्म के ऊपर है, LNG एंड एसोसिएट्स फर्म्स पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ही ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो मैं वही उसको माइंड में रखते हुए देन उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। तो होता क्या है, जनरली पार्टनरशिप फर्म में या तो दो चीज़ें होंगी, या तो उसका डिसोल्यूशन हो रहा होगा या फिर उसका कोई पार्टनर, ठीक है ना, वो रिटायर कर रहा होगा। तो इन केस देखो, अगर डिसोल्यूशन होता है तो सीधा सीधा कुछ नहीं देखना आपको, 45(4) नहीं लगाना, सीधा 9B लगाना है आपको। ओके, डिसोल्यूशन में सीधा 9B लगाना है। लेकिन अगर पार्टनर रिटायर होता है तो आपको दो चीज़ देखनी है पहले। सबसे हो सकता है 9B भी लगे, हो सकता है 45(4) लगे, हो सकता है दोनों ही लगे, ठीक है। तो आपको उसमें फर्दर क्या चेक करना है, अगर आपको कोई देखना हो कि क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है, तो आप ये देखो कि सपोज अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पार्टनर है LMN, उसमें से L पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो रिटायर हो रहा है तो ये 45(4) में भी आ सकता है और 9B में भी आ सकता है। अब आप ये देखो कि उसको रिटायरमेंट पे फर्म क्या क्या पे कर रही है। तो 3 चीज़ पे कर सकती है। ओके, तो पहले देखते हैं 45(4) में ना ये डिफाइंड है कि मतलब कैश अगर दे वो और कैपिटल एसेट दे, या तो कैश दे या फिर कैपिटल एसेट दे या दोनों दे, तो 45(4) लगेगा। लेकिन 9B में क्या दे रखा है कि कैपिटल एसेट दे या फिर स्टॉक इन ट्रेड दे या दोनों दे, तो 9B लगेगा। तो पहले आपको ये देखना है, अगर जो पार्टनर L है तो वो अगर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो रिटायरमेंट में उसे क्या क्या मिल रहा है। से सपोज अगर उसे कैश प्लस कैपिटल एसेट, ज़्यादातर उसमें क्वेश्चंस में लैंड होती है, ठीक है, तो लैंड मिल रहा है। और अगर कुछ और सपोज कर यही दो चीज़ मिल रहा है, कैश प्लस लैंड, अगर लैंड मिल रहा है, कैश और लैंड, तो आपको ये देखना है कैपिटल एसेट एक तो यहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन है ये कैपिटल एसेट, ठीक है। तो 9B भी लगेगा और 45(4) भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे कैश भी मिल रहा है, ठीक है, कैश भी मिल रहा है और लैंड भी मिल रही है, तो 45(4) तो लग गया। और 9B भी लगेगा, क्यों? क्योंकि उसे कैपिटल एसेट लग रहा है। तो मेनली जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं तो उसके ऊपर 9B लगता है। ये तो हमें पार्टनर के नज़रिए से देखना है हमें 45(4). ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज़ करिए मैंने बोला कि डिसोल्यूशन हो रही है फर्म की, ठीक है, और एक पार्टनर को सपोज़ करो कैश भी मिल रहा है और लैंड भी मिल रही है, तो आपको क्या 45(4) लगाना है? नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन में सिर्फ 9B है। चाहे उसे कैश भी मिलता रहेगा ना, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ लैंड की वो देखनी है, कैपिटल एसेट की, बस ख़त्म। मैंने अगर डिसोल्यूशन बोल दिया तो आपको ये 45(4) तो लगाना ही नहीं है। सपोज़ अगर मैंने बोल दिया कि कोई एक पार्टनर है L, तो वो रिटायर हो रहा है। अगर वो रिटायरमेंट में उसे क्या क्या मिल रहा है, सपोज़ मिल रहा है उसे लैंड मिल रहा है और उसे स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है और उसे कैश मिल रहा है, 3 चीज़ें मिल रही हैं। सो कैश मिल रहा है, लैंड मिल रहा है और स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, तो इसका मतलब वो इन तीनों में कवर हो गया। देखो आप, कैश भी मिल रहा है उसे, कैपिटल एसेट भी मिल रहा है और स्टॉक इन ट्रेड भी मिल रहा है। तो आपको 9B भी लगाना पड़ेगा और 45(4) भी लगाना पड़ेगा। अभी कैसे लगाएंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको, बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। तो अभी हमें जो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना, वो हमें कैसे करना है, एज़ पर 9B करना है। मतलब हम जो फर्म के हिसाब से ही उसमें क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो फर्म के ये पूछते हैं कि आप बताओ कि पर्टिकुलर फर्म के ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी। नॉर्मली उसकी ना टैक्सेबल वैल्यू पूछते हैं कि आप ये बताओ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई है, ठीक है।
टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई है ये बता दो आप। टैक्स वो निकालने को बोलते नहीं है जनरली। तो अब देखो, सबसे पहले अगर मैंने बताया आपको, एक ये एग्जांपल लेते हैं कि एल जो है वो रिटायर हो रहा है, उसे कैश भी मिल रहा है, उसे लैंड भी मिल रही है, एंड देन उसे स्टॉक इन ट्रेड भी मिल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 9B के हिसाब से ना, 9B के हिसाब से सबसे पहले आप स्टॉक इन ट्रेड जो है ना, उसे आप PGBP के हिसाब से नॉर्मली एज पर PGBP के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर दो। मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख, 1,20,000 में खरीदी तो 80,000 उसकी प्रॉफिट हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। फिर उसने बोला अगर कि हमने कोई एक लैंड भी, लैंड जो है वो उसे मिली है पार्टनर को, तो अब लैंड, अब ऐसा सपोज करो, अभी फ़िलहाल ऐसा एज्यूम करो, ये तीनों चीज़ कैश, लैंड और स्टॉक इन ट्रेड, तो कैश तो छोड़ो, अगर लैंड और स्टॉक इन ट्रेड मैंने बाहर बेचे होते तो नॉर्मली फर्म को कैसा टैक्स लगता, तो नॉर्मली वो कैसे लगता, तो स्टॉक इन ट्रेड को तो PGBP में लगता बिजनेस इनकम में, तो उसमें तो 80,000 पे आता, और उस पर टैक्स कितना आता, 30% प्लस 4% सरचार्ज, ये आता। ठीक है, 30% प्लस 4%, तो ये आता 31.2%, ये आ जाता है 31.2% टैक्स। और यहाँ पे ये कितने में आता, दूसरा भी देखते हैं, रुको अब मैं बता रहा हूँ। अब उसने बोला है कि लैंड भी उसने उसे दी है, लैंड, तो लैंड में आप ये देखो कि वो नॉर्मली एज पर कैपिटल गेन के हिसाब से हम देखेंगे, सपोज 70 लाख में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,10,000, मतलब लैंड का जो हम कैपिटल गेन चैप्टर में देखते हैं नॉर्मली वो कैसे होता है, वो उसके वो नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। आई होप वो आपको पता होंगे, तो इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज 1,10,000 हुई, तो उसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आ जाएगा 15,90,000। ठीक है, अब अगर वो, इसमें भी दो चीज़ें हैं अभी नए एक्ट के हिसाब से, बिफोर अगर 23/7/24 के बेचा है पहले तो 20% लगेगा टैक्स विद इंडेक्सेशन, लेकिन अगर इसके बाद बेचा है तो 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हम यही सोच के चल रहे हैं कि इसमें इसके बाद बिका है, मतलब 23 जुलाई के बाद बिका है, सो इसमें 12.5% टैक्स प्लस 4% सरचार्ज ये लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी बिक गया 15.9, तो इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, ये और ये। अभी इसमें एक और टैक्सेबल इनकम आएगी, वो इसकी जो निकलेगी ना, इसकी वो भी ऐड करनी है आपको। अब देखो वो कैसे ऐड होगी। आप फर्म लेवल पे सोचो, फर्म लेवल पे आपने अभी इनकम टैक्स भूल जाओ, अभी आप जो फर्म लेवल पे हम ज़्यादातर ऐसे ही इस फॉर्मेट में हम निकालते हैं, उसमें क्या होता है, सेल्स लेस कॉस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स करते हैं और वो हम पार्टनर्स को दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सिंपल होता है फर्म लेवल पे, बहुत ही बेसिक सा बता रहा हूँ। सो सपोज करो आपने एक तो स्टॉक इन ट्रेड आपने सेल करा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि ये जो आपको देखना है ना, इसमें कैश एंड कैपिटल एसेट, इसको जो मिलेगा पार्टनर को, पार्टनर सपोज एल है, तो इसको जो मिलेगा ना, ठीक है, तो उसकी हमें जो कैलकुलेशन वो कैसे करनी है कि उसकी जो भी पार्टनर एल है सपोज, तो उसकी ओरिजिनल कैपिटल 20 लाख रुपए, तो उसकी 20 लाख रुपए कैपिटल, हमें वो कैपिटल में के ऊपर उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसे जितना मिला है बस वो हमें उसे माइनस करना है, लेकिन ओरिजिनल कैपिटल में से नहीं करना, हमें रिवाइज्ड कैपिटल में से करना है। तो उसकी रिवाइज्ड कैपिटल वो कैसे निकालते हैं वो अपने को देखनी पड़ेगी। अब उसे सपोज मैंने बोला है कि कैश मिला है उसे 1 लाख रुपए का मिला है, ठीक है, एल को, एंड कैपिटल एसेट जो लैंड मिली है वो 17 लाख की थी, और उसे स्टॉक इन ट्रेड भी तो मिला था, स्टॉक इन ट्रेड जिसकी 2 लाख वैल्यू थी। लेकिन हमें इस वाले केस में 45(4) में सिर्फ 2 ही चीज़ लेनी है, ओनली 2 थिंग्स, कैश और कैपिटल एसेट, बस। स्टॉक इन ट्रेड भले ही मिला हो उसे, लेकिन वो हमें नहीं लेना इस कैलकुलेशन के लिए, इस वाली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, जिसमें कि FVOC लेस रिवाइज्ड कैपिटल हम करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है, जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी फर्म को टैक्स देना है। तो फर्म को इन टोटल 3 चीज़ों के ऊपर टैक्स देना है। देखो, एक तो इसके ऊपर स्टॉक इन ट्रेड जो बेचा इसके ऊपर,
ठीक है, एक ये लैंड जो बेची, और एक ये जो इंडिविजुअल इसकी आई ना पार्टनर की, इंडिविजुअल पार्टनर के पास जो आएगी वो भी, उसके ऊपर भी। ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा, देखो इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अभी आप समझो कि अभी हमें क्या निकालना है, जो इसे मिला है पार्टनर एल को, जो मिला है पार्टनर एल को क्या मिला है, एक तो कैश मिला है, एक लैंड मिली है। तो हमें कैश की वैल्यू 1 लाख में मिली है, लैंड की वैल्यू 17 लाख मिली है उसे, ठीक है। तो उसकी टोटल मिला है 18 लाख उसे रिसीव हुआ है। हम इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि मैंने आपको बताया 45 स्टॉक इन ट्रेड क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड भी तो मिला है उसे यहाँ पे 2 लाख का। हम वो इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि 45(4) में सिर्फ 2 ही चीज़ बातें होती हैं, कैश एंड कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड की बात नहीं होती। तो ये दोनों मिल गए, 18 लाख हो गया। उसका रिवाइज कैपिटल जो भी है वो उसे माइनस कर दो उसमें से, और माइनस करके 2 चीज़ें हो सकता है, या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे इस केस में आ रही है नेगेटिव वैल्यू जो भी आ रही है, दिस माइनस दिस, तो जो भी 1,47,447 जो भी आ रही है इसकी वैल्यू, तो वो सॉरी 1,47,000 नहीं आ रही इसकी है, इसकी कुछ और ही आएगी, हाँ वही आएगी जो भी आएगी। तो जो भी आएगी इसकी वैल्यू वो नेगेटिव होगी, तो उसे हमें 0 लेना है, तो मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इनकेस अगर पॉजिटिव आती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पॉजिटिव में 23,73,700 आती है, तो इस पर भी फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस पर भी यहाँ पे फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम फॉर फर्म। अब देखो, तो आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक तो हमें क्या करना है, एक तो जो स्टॉक इन ट्रेड बेचा है उसके ऊपर नॉर्मली निकालना है, जो लैंड बिकी है, जो लैंड बिकी है उसके ऊपर भी नॉर्मली निकालना है हमें फर्म के उससे। और जो तीसरा है जो पार्टनर को मिला है, तो पार्टनर में हमें 2 चीज़ निकालनी है, एक तो FVOC, हाँ जी, तो एक तो FVOC देखेंगे हम उसका, जो कि उसे कैश मिला है एंड करंट एसेट्स मिला है, जैसे ये लैंड, उसमें से माइनस हम करेंगे रिवाइज्ड कैपिटल एंड देन नेगेटिव वैल्यू जो भी आएगी। अब हमें ये देखना है कि रिवाइज्ड कैपिटल कैसे आता है। इसका बहुत ईजी है, देखो तरीका। आप फर्म लेवल पे सोचो, फर्म लेवल पे क्या क्या बिका होगा। फर्म लेवल पे एक तो ये बिका है, ठीक है, मतलब डीम्ड सेल्स सोचो ना, अभी आप 2 लाख का ये हुआ है, देन 70 लाख का ये हुआ है, तो 19 लाख हो गया, तो 19 लाख ये आ गया यहाँ पे फर्म लेवल पे। इसकी कॉस्ट निकालो। एक तो इसकी कॉस्ट हमें पता है कि एक तो जो ये तो एज़ पर इनकम टैक्स है, एज़ पर बुक्स देखो आप इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,20,000 है और 17 लाख है इस वाले क्वेश्चन में। तो 1,20,000 प्लस 17 लाख 18,20,000 होगी, तो इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 80,000। देन इसका हमें टैक्स माइनस करना है। फर्म लेवल पे हम टैक्स को किस पे पे करेंगे, एक तो इस पे पे करेंगे, इस चीज़ पे जो कि मैंने टैक्स निकाल रखा है 206,700, और इस पे टैक्स पे करेंगे एज पर PGBP 24,960। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे इस पे से, इनमें से, ठीक है। तो वो आ जाएगी टोटल फर्म लेवल पे कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इस केस में नेगेटिव आया है, नेगेटिव कैसे आया, जो वो 80,000 माइनस दिस, तो 1,51,660 ये टोटल फर्म लेवल पे आया है। डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, तो सिंगल पार्टनर की आ जाएगी, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, तो 50,553। तो इसको मैं इसके कैपिटल में से एडजस्ट कर दूंगा, 20 लाख माइनस 1949,447, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर हम ये निकाल देंगे इसकी वैल्यू। बस इतना सही है, ये हो गया है मेरे ख्याल से आपका 13-14 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइज करा दिया। अब इसके क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे भाई। इसके बाद कुछ चीज़ एक छोटी सी बात बाकी रहती है, जैसे सपोज आपने ये वैल्यू निकाली है, ये वाली, ठीक है, तो ये वैल्यू को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बाकी के एसेट्स है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू के हिसाब से। इसका मतलब क्या, सपोज एक फर्म में अभी ये इसमें मैंने ले रखा है लैंड 1, लैंड 2 एंड लैंड 2 एंड गुडविल बची हुई है, ठीक है। उसमें लैंड 3 भी 3, तो वो तो ऑलरेडी हमने सेल कर दिया है, उसको हमने पार्टनर को दे दिया था। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वैल्यू नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग एसेट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड वैल्यू। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे, लैंड 1, लैंड 2 गुडविल, तो उनकी कॉस्ट कितनी थी, बुक वैल्यू 15 लाख, 88 लाख, और गुडविल की नील थी सपोज, और फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख एंड 70 लाख हो गई इसकी रीवैल्यू करने के बाद। इंक्रीज कितना हुआ है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो इसको हमें जो इंक्रीज हुआ है ना, उसको हमें इस चीज़ को
इस प्रोपोर्शन में बांटना है, ये 3 प्रोपोर्शन में बांटना है। सो 35 डिवाइडेड बाई इतना 267, इसका टोटल मल्टीप्लाई बाई इतना, तो ये आ जाएगा इसका ऐसे, इसका और ये इसका। अब ये हमारा, ये देखो इसका टोटल करेंगे ना 23 73 700, ये आ जाएगा ये वाला, ये वाला। अब हमें क्या करना है कि इसका वो पता लगाना है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये वाला, ये गेन हुआ है कंपनी को, ये या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अब देखो इसका एक बहुत छोटा सा वो है ट्रिक कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट हुआ, सेल्फ जनरेटेड हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ तो वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। इसके अलावा जो भी हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो इसमें गुडविल जो होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है, तो वो शॉर्ट टर्म में आएगी। और लैंड इस वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैं नीचे करवाऊंगा उसमें लॉन्ग टर्म दे रखा है, तो ये लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है, ये वाले लॉन्ग टर्म आएगा। और जब भी है इन फ्यूचर कभी भी ये चीज़ या ये चीज़ या ये चीज़ सेल होगी, जितने में भी सेल होगी, जो नीचे क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल 80 लाख में सेल हुई है, तो 80 लाख में से फिर ये माइनस कर देंगे हम ये, तो वो उसकी FVOC आ जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी थी उसकी नील है, तो उसकी जो भी आ जाएगी इसकी वैल्यू फिर वो कैपिटल गेन के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, हो गया बस आपका ये 16 मिनट्स में मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके नीचे। ये क्वेश्चन से पहले, चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखो इसमें दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में जस्ट बता देता हूँ मैं आपको। मिस्टर प्रेम है कोई, एक पार्टनर है, वो 2 फर्म्स में, एक तो एक्स में और एक वाई में। जो एक्स वाली है और वाई वाली में, उसमें दो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो एक्स वाले में 4 पार्टनर्स हैं, इस वाले उसमें 4 पार्टनर्स हैं, और वाई वाले में उसमें भी कुछ नहीं देने रखा। ठीक है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सबका इक्वल प्रॉफिट है, PSR इक्वल है। अब मिस्टर प्रेम ने रिज़ाइन करा है फ्रॉम एक्स। देखो अब मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर कोई रिज़ाइन करे तो वो 2 केस में आ सकता है, या तो 45(4) या फिर 9(b). अभी आगे देखते हैं। और कब किया है इसने, 31/1/2025 को, मतलब 24 जुलाई के बाद किया है। तो जो भी टैक्स रेट आएगा वो 12.5 या जो भी होगा उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, ऑन द सेट डेट कैपिटल बैलेंस उनका कितना है, 32 लाख है। तो ये हमें रिवाइज कैपिटल काम में आएगा वो फाइंड करने में। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुई है, ये 70 लाख की हुई है। अब देखो इसमें दे रखी है ये एक्स फर्म की दे रखी है, एक्स फर्म की, एक्स कंपनी की, ये रहा एक्स कंपनी। उनके पास लैंड है पुणे, नागपुर एंड मुंबई, 3 जगह, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, तो उसमें एक तो इसे क्या मिला है, लैंड मिला है, कैपिटल एसेट मिला है, कैपिटल एसेट देखो, कैपिटल एसेट मिला है। हाँ जी, तो एक तो लैंड मिली है नागपुर में, एंड देन 50 लाख रुपीज़ मनी मिला है। देखो तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक तो कैपिटल एसेट मिलेगा अगर, और कैश मिलेगा, तो 45(4) तो लगाना ही लगाना है, साथ में 9(b) भी लगाना है या नहीं। अब आप मुझे बताओ नीचे क्या होगा, 45(4) लगेगा या नहीं लगेगा, और 9(b) लगेगा या नहीं लगेगा। यस 9(b) लगेगा। 9(b) में कोई भी कुछ भी हो रहा हो ना, चाहे कैपिटल एसेट हो रहा हो सिंगल, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो रहा हो सिंगल, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ हो रही है ना, तो साथ में ये भी लपेटे में आ ही जाएगा 9(b), तो 9(b) भी आ जाएगा, 45(4) भी हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट में तो इसमें 45(4) एंड 9(b) दोनों ही लग जाएंगे इसमें। अब हमें वो कैसे सॉल्व करना है वो देख लेंगे नीचे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक और, इसमें ये वाई के रिलेटेड दे रखा है। 1/3 को डिस्ट्रीब्यूशन करा है इट्स लैंड उतना, और इसमें क्या लिखा हुआ है, डिजॉल्व हो गई। यहाँ पे वाई कंपनी डिजॉल्व हो गई, यहाँ पे डिसोल्यूशन आ गया, सीधा 9(b) लगेगा, 45(4) लगेगा ही नहीं इसमें, इस केस में 45(4) लगेगा ही नहीं। सही है, सो वाई कंपनी डिजॉल्व हो गई। अब देखो इसमें भी ये भी दे रखा है, इन्होंने थोड़ा बहकाने की कोशिश करी है कि मिस्टर प्रेम और अक्षय, ये इसमें प्रेम को ये मिला था मोहाली का लैंड, एंड ये प्रेम को मिला चंडीगढ़ का लैंड, एंड मोहाली का मिला अक्षय को, और प्लस एक तो लैंड भी मिली है एंड देन मनी भी मिला है। तो इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग कि इसमें लैंड भी मिला है एंड मनी भी मिला है, तो हमें लगेगा कि 45(4) का केस है, लेकिन ना, इसमें 45(4) नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डिजॉल्व हो गया। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे डिजॉल्व तो नहीं हो रही है, रिटायरमेंट नहीं हो रहा है इनका,
कंपनी वाई, फर्म वाई जो है वो डिज़ोल्व हो रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 9B लगेगा, बस ख़त्म, और कुछ नहीं लगेगा। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ एक्स एन कंपनी अंडर सेक्शन 9B एंड 45(4). दूसरा पूछा है कि एक्स एन कंपनी अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को 80 लाख में बेच देती है तो कैपिटल गेन कब आएगा? 25, प्रीवियस है 25-26 में, मतलब नेक्स्ट ईयर जब बेच देती है। हमारा PY जो है 24-25 है हमारा, तो इसमें PY 25-26 में अगर बेच देता है फर्म गुडविल को 80 लाख में, तो क्या आएगा? और दूसरा पूछा है टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ वाई कंपनी। देखो YN कंपनी, YN को पूछ रखा है अंडर सेक्शन 9B एंड 45(4). ये देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये नॉट एप्लीकेबल है ना, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फ्रॉम अबाउट ट्रांजेक्शन। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक चीज़ करनी है, पहले तो X का निकालना है एंड देन Y का निकालना है, ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट जो भी होगा। तो X का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो 9B के हिसाब से पहले तो हमने वो लैंड बेची है 45 लाख में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी 25-40 में आई थी, इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं क्योंकि वो उसके बाद हुआ है हमारा, सेलिंग जो हुआ है वो उसके बाद ही हुई है। ये देखो सेलिंग हमारी कब हुई है? 31 जनवरी 2025 में हुई है, और सेकंड में 1 मार्च 2025, तो दोनों मतलब आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद हुई है, बजट के बाद हुई है। तो इस केस में अभी क्या होगा, जो भी उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिली है 45 लाख, देन 25-40 में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया था। आप देखो 45 में ये हुई है, इसकी वैल्यू निकली है FMV, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4 हुई है। इजीली इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 19.60 आ गया। इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा LTCG, देखो ये देखो 12.5% प्लस 4% टैक्स, ये सेस, तो ये इसके ऊपर ये जो टैक्स निकलेगा, याद है मैंने आपको ऊपर बताया था टैक्स निकलेगा, उसके बाद आपको ये रीकम्प्यूट करना पड़ेगा कैपिटल, उसका जो भी कैपिटल है। तो देखो इसकी ये जो ये कहानी है ना, ये मैंने यहाँ बता रखी है। देखो सेल जो फर्म लेवल पे क्या क्या हुआ है, 45 लाख का हुआ है। क्या क्या हुआ है सेल? एक तो ये हुआ है, बस एक ही हुआ है, यही चीज़ हुआ है फर्म लेवल पे, माइनस की कॉस्ट कर दो 25-40, तो 1960 आ गया। लेस कर दो टैक्स इसका, तो टैक्स कितना है? ये वाला टैक्स आ गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 17,500 डिवाइड बाई 4 कर दो, क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं इसमें, तो वो 4,26,300 आ गया। तो ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल उनकी पहले कितना दिखा रखा था? 32 लाख प्लस 4,26,300, तो वो आ जाएगा 36,26,300, ये आ रहा, ठीक है। इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पे लेके जाएंगे। देखो अब इसको क्या क्या मिला है इस वाले केस में, प्रेम को क्या क्या मिला है? एक तो लैंड मिली है एंड देन 50 लाख मनी मिला है। तो लैंड इसकी 45 लाख प्लस 15 लाख कितना हो गया? 60 लाख हो गया। तो इसको क्या क्या मिला है? एक तो मनी मिला है एंड लैंड मिला है, तो 60 लाख का ये हो गया। उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, क्या अभी जो हमने ऊपर किया था 36,26,300, तो इसके ऊपर, तो ये भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा इसके ऊपर। तो कंपनी के ऊपर, सॉरी फर्म के ऊपर क्या क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? एक तो आया 9B के हिसाब से 19,60,000, यह आया है टैक्सेबल वैल्यू, एंड देन ये भी टैक्सेबल वैल्यू आई है 23,73,700, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको वो करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो मैंने आपको बताया था, ऊपर ही बता दिया था कि लैंड है, एक ही लैंड है, दूसरी लैंड है, एंड देन गुडविल है, तो इसको हम इस हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब सिंस लैंड जो है और ये वाली लैंड लॉन्ग टर्म है और ये वाली हमेशा शॉर्ट टर्म होगी। देखो लॉन्ग टर्म कहाँ पे है ये लैंड, ये देखो इसकी कब हुई थी, डेट ऑफ परचेज कब है? 2013 में, 2015 में, तो 2025 के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा हो गई ना, 2-3 साल से ज़्यादा हो गई, तो ये लॉन्ग टर्म हो गई, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गई, तो इसका लॉन्ग टर्म होगा, उसमें लॉन्ग टर्म एंड बाकी शॉर्ट टर्म हो जाएगा, वो उसमें से हम माइनस कर देंगे। ये 6,22,000 ये जो आ गई वैल्यू 6,22,301 एंड 17,51,003 इतना, ये जो आ गई है ये ऐसे ऐसे करके आई, इसको प्लस इसको करो तो वो ये लॉन्ग टर्म आ गया, एंड देन ये रहा शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब हम इसको हम माइनस में से करेंगे। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, क्या पूछा है क्वेश्चन? इस पर क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट कि 80 लाख का सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो अगर आपने नेक्स्ट ईयर बेची है तो आप बताओ उसमें कैपिटल गेन कितना आएगा, ठीक है।
तो 80 लैक्स में ये रहा, 80 लैक्स में बेची थी हमने उसको, उससे पहले हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी 6,22,318, उसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये FVOC आएगी, एक्चुअली FVOC ये आने वाली है। उसमें से हम सेल्फ, उसकी कॉस्ट क्या थी हमारी, नील थी, सेल्फ जनरेटेड थी, नील थी, तो हमारा इतना कैपिटल गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो आया, वाई कंपनी फर्म वाई जो दे रखा है उसके ऊपर 9B एंड 45B, देखो क्या दे रखा है इसमें। एज पर 9B डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इफ एनी, उसमें क्या क्या जाता है, कैपिटल एसेट जाता है या फिर स्टॉक इन ट्रेड जाता है। देखो 9B में बताया था या तो कैपिटल एसेट होगा या फिर SIT होगा। तो कैपिटल गेन का कैपिटल एसेट का निकलेगा एज पर कैपिटल गेन, स्टॉक इन ट्रेड निकलेगा एज पर PGBP। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ फर्म, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सेक्शन 45(4) इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपको, डिसोल्यूशन तो नहीं है कहीं, ये इंस्टीट्यूट ने घुमाने के लिए दिया था। अब देखो इसमें तो सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो भी लैंड है तीनों की, उनकी FMV निकाल दो, उनकी कॉस्ट निकाल दो, माइनस कर दो, ऐड कर दो, बस ये आ गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म। बस सिंपल है इसमें तो, और कुछ है ही नहीं इसमें। 45(4) नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, 45(4) नहीं निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होने वाला है बस अब, ये मेरे ख्याल से 30 मिनट्स में हो जाएगा, पूरा आधा घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें LMN 3 पार्टनर है किसी एक LNG एसोसिएट्स फर्म के। L रिटायर हो रहा है, देखो L रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 27 जनवरी, मतलब ये जुलाई के बाद हो रहा है, 23 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हो रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है। क्या इसमें बोला है डिसोल्यूशन फर्म हुई है, नहीं है, डिसोल्यूशन नहीं हुआ है इसमें फर्म का। तो जब डिसोल्यूशन नहीं हुआ है तो 45(4) भी लगेगा। एक सेकेंड, अभी देखना पड़ेगा 45(4) लगेगा कि नहीं, क्योंकि देखना पड़ेगा इसे क्या क्या मिला है। सही है, अगर तो कैश मिला होगा तो 45(4) लगेगा, वरना तो सिर्फ क्या लगेगा इसमें, 9B लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट उसका बैलेंस है 20 लाख का है इसमें। एंड देन फर्म उसे क्या क्या दे रही है, देखो फर्म गिव्स एक तो कैश दे रही है, बस कैश आ गया, प्लॉट दे रही है, स्टॉक इन ट्रेड दे रही है। तो कैश दे रही है, प्लॉट दे रही है एंड स्टॉक इन ट्रेड दे रही है। तो देखो अगर ये दोनों दे रही है तो 9B पक्का, ये दोनों दे रही है तो 45(4) भी पक्का है, तो इसमें दोनों आएंगे केस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम पूछा है। देखो टैक्सेबल इनकम पूछा है, टैक्स नहीं पूछा है, टैक्सेबल इनकम पूछा है। तो फर्म का सबसे पहले 9B के हिसाब से निकालेंगे, और देखो किस चीज़ का पूछा है, फॉर LNG एसोसिएट्स का पूछा है, LNG एसोसिएट्स का मतलब फर्म का पूछा है, फर्म का एक तो 9B के हिसाब से आएगा, एक तो स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर आएगा जिसका PGBP में होगा, दूसरा कैपिटल एसेट के ऊपर आएगा जो कि कैपिटल गेन्स के हिसाब से होगा। ठीक है ना, तो देखो स्टॉक इन ट्रेड गया है, FMV इसकी कितनी थी 2 लाख, और कॉस्ट कितनी थी उसकी 1,20,000, तो ये आ गया 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000 आ गया। प्लॉट ऑफ लैंड FMV इसकी कितनी थी 17 लैक्स। अब हम इसमें इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, FMV कितनी थी 17 लैक्स, बुक वैल्यू कितनी थी 17 लैक्स, हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए इसमें। 1988-99 में खरीदी थी 60,000 एंड देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 को थी 1,10,000। तो आपको पता ही होगा, शायद बहुत से बच्चों को पता होगा कि जैसे अगर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 60,000 में ली थी और इसकी जो वैल्यू थी FMV जो कि 1/4/2001 के हिसाब से हम गिनते हैं 1,10,000 थी, तो विच एवर इज़ हायर जो होता है ना वो हम लेते हैं। तो विच एवर इज़ हायर 1,10,000 है, तो 1,10,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 70 लैक्स माइनस 1,10,000 15,90,000। अब देखो इस पर ना पहले टैक्स निकाल लो, कैलकुलेशन में दिखाना नहीं है ये पार्ट, बट ये नीचे इसमें पोर्शन में काम में आएगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। तो इस पे तो 30% टैक्स इतना प्लस 4% सेस 24,960 लग गया। एंड देन ये इस पे ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, पहले आप ये देखो प्लॉट ऑफ लैंड है, और ये ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म ही हो गया। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही हो गया। तो लॉन्ग टर्म आफ्टर 23 जुलाई है तो 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, तो 12.5% हो गया एंड देन 4% सरचार्ज हो गया, तो 2,06,700 हो गया। 2,06,700
प्लस 24,960 ये टोटल टैक्स हो गया। अब फर्म के लेवल पे हमें वो सोचना है। एक चीज़ देखो, डीम्ड इनकम ऑन रिसीट ऑफ कैश एंड प्लॉट ऑफ लैंड बाय मिस्टर एल फ्रॉम LNG एसोसिएट्स, इसको भी हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो 3 चीज़ें। फर्म लेवल पे देखो, एक तो 17 lakhs का ये प्लॉट बिका है एंड देन 2 lakhs का स्टॉक एंड ट्रेड, उसकी कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 80,000। 80,000 में से टोटल टैक्स माइनस करना है, ये भी और ये भी दोनों माइनस करना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,51,660 जो कि नेगेटिव में आया है, और डिवाइड बाय 3 क्योंकि 3 पार्टनर्स थे उसमें, तो एक जो एल का जो आया है कैपिटल वो नेगेटिव में आया है 50,553, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा 50,553 को। ये देखो यहाँ पे है ना, ये जो कहानी बता रखी है ना, ये जो कहानी बता रखी है वो ये सारी कहानी यही है। आप कैसे भी लिख सकते हो यार, कैसे भी करके, आप बस आपको प्रेजेंटेशन मतलब पता होना चाहिए क्या लिखना है। तो अब देखो 20 lakhs में से 50,553 माइनस कर देंगे तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई 1949,447। अब उसे क्या क्या मिला था देखो, हमें 45,4 के हिसाब से, ये जो 45,4 दे रखा है ना, ये जो 45,4 दे रखा है, इसके हिसाब से हमें सिर्फ 2 ही चीज़ देखनी है। वैसे तो इसे क्या क्या मिला है, देखो इसे क्या क्या मिला है मैं बता दूँ आपको। एक तो स्टॉक एंड ट्रेड मिला है, एक कैश मिला है और एक लैंड मिला है, 3 चीज़ मिली है। तो 45,4 के हिसाब से हमें सिर्फ ये 2 चीज़ देखनी है बस, एक तो ये और एक ये नहीं देखनी स्टॉक एंड ट्रेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ में। अब देखो, तो एक तो कैश मिला है उसे 1 लाख एंड देन लैंड मिली है 70 lakhs की 18 lakhs, ठीक है, ये आ गया 18 lakhs। 18 lakhs में से माइनस करेंगे हम इफेक्ट वो रिवाइज कैपिटल, तो वो नेगेटिव आ रही, मैंने आपको बोला था नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो हम उसे 0 लेंगे। तो अब देखो इनकी फर्म की टोटल टैक्स कितना आ रहा है, टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, एक तो ये 80,000 आ रही है टैक्सेबल इनकम, दूसरी 15,90,000 आ रही है, दोनों का ऐड करोगे तो 16,70,000 आएगी। अगर इसमें इन केस सपोज करो ये 1 लाख रुपये और आ रही होती तो 16,70,000 प्लस 1 लाख और हम यहाँ पे ऐड करते तो 17 lakhs आ जाती। बस ये हो गया सॉल्व आपका। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये देख के सेशन, और नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। बस ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टाइप के क्वेश्चन है जो पूछ सकती है ICAI, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 2 क्वेश्चन है जो पूछ सकती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकती, ठीक है। आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन से आना आपका सॉल्व हो गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है, बहुत जल्दी से जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको माइंड में अगर आपकी ये है ना, ये चीज़ बैठी हुई है तो आप जैसे तैसे करके सॉल्व कर ही दोगे आप नीचे करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सही लगा हो तो नीचे यार कुछ लाइक कमेंट कुछ तो लिख दो यार, कुछ लिख दो, हाँ अच्छा लगा या कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।